हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फिलहाल मुझे आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना था। आप में से ही किसी एक शख्स ने मुझे सजेस्ट किया है कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें सारे अर्जुना 2.0 के स्टूडेंट्स हो इंस्टाग्राम पर ही, और उसमें मतलब आप लोग का कोई डाउट हो तो आप उस पर डाल सके और कोई और आपका डाउट सॉल्व कर दे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि वो ग्रुप बनाना चाहिए कि नहीं। तो ठीक है, फिर हम अपना आज का रिवीजन शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर रिवाइज करेंगे और आज हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो ये होते क्या हैं, पहले पल्मोनरी वॉल्यूम देखें हम। तो ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि हम इनहेल या एक्सेल करते हैं। एंड कैपेसिटी क्या होता है, तो टोटल सम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इसमें पहले 4 वॉल्यूम है: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो पहले हम टाइडल वॉल्यूम देखें। तो जब हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल या एक्सेल करते हैं वो हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है और ये 500 ml होता है। उसके बाद हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखें। तो जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं उस टाइम पर जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और ये होता है 2500 टू 3000 ml। उसके बाद हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उस टाइम पर जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर करें उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये होता है 1000 टू 1100 ml। उसके बाद है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है। तो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह गया उसको ही रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं उस टाइम पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में आता है उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं और ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करें उस टाइम पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड आउट होता है उसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं और ये होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो जब हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है इसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और ये होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें होता है एक तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करें तो उस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में होता है उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा माइन्यूट वेंटिलेशन, यानी कि कोई भी नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल करता है। ठीक है, तो ये होता है 6 लीटर पर मिनट। अब यहाँ दो बातें हैं याद रखने के लिए कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 1 मिनट में 12 टू 16 टाइम ब्रीथ करता है और सेकंड बात ये कि स्पायरोमीटर डिटेक्ट नहीं कर सकता रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होता है, एल्वेलाई एंड कैपिलरीज के बीच में। एल्वेलाई बना होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का और कैपिलरीज भी बना होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये तीनों मिलके बनाते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस जो है वो लेस देन 1 mm होता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें 3 है टोटल। सबसे पहले है डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा।
सेकेंड है हमारा सॉलिबिलिटी इन लिपिड, तो जितनी ज़्यादा उस गैस की सॉलिबिलिटी होगी लिपिड में उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। और थर्ड है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट हम देखें कि अगर बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पर है या फिर एक्सरसाइज कर रही है तो उस टाइम पर वो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी। तो अगर हम मान लें 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, तो अगर बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पर है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि 20 ml ऑक्सीजन है, ये टिश्यू के पास जब आएगा तो टिश्यू सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और 15 ml ऑक्सीजन ब्लड में ही रह जाएगा और अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद हम एक्सरसाइज में देखें तो यहाँ पर वो 15 ml ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा एंड 5 ml ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा और अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होता है तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है, तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो सबसे पहले ये ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में ये बनता है। और इस ग्राफ में कैसा कर्व बनता है, तो सिग्मोइड कर्व बनता है। तो जहाँ 50% सैचुरेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का वहाँ है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद जहाँ 100% सैचुरेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन का वहाँ है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वेन में। और सबसे नीचे हम देखें जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे कम है वो है हमारा बॉडी सेल। अब ये ग्राफ जो है ये नॉर्मल कंडीशन के लिए, यानी कि जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, लेकिन ये ग्राफ डेविएट भी हो सकता है, यानी कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी उस टाइम पर ये कर्व जो है वो राइट शिफ्ट होगा और यहाँ P50 वैल्यू बढ़ेगी। और अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक्सेस होगा तो यहाँ पर कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा और यहाँ P50 वैल्यू कम होगी। तो पहले हम राइट शिफ्ट देखें तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए या H+ आयन ज़्यादा हो जाए या बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, इन सारे ही कंडीशंस में कर्व जो है वो राइट शिफ्ट होगा और P50 वैल्यू बढ़ेगी। अब हम लेफ़्ट शिफ्ट देखें तो या तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए या H+ आयन्स कम हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए या pH वैल्यू ज़्यादा हो जाए। इन सारी वजह से हमारा कर्व जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा और P50 वैल्यू कम होगी। हम ग्राफ देखें एडल्ट एंड फीटस के बीच में, तो फीटस का कर्व जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट होता है क्योंकि एडल्ट में जो है अल्फ़ा एंड बीटा चेन होता है और फीटस में अल्फ़ा एंड गामा चेन होता है। गामा जो है वो मोर एफिशिएंट विद ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इस वजह से यहाँ लेफ़्ट शिफ्ट होता है और P50 वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखें तो पहले हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन 3% जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 7% ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 23% ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुका है और ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद ये 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन देखें तो टिश्यू जो है वो रिस्पायर करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और टिश्यू के पास प्रेजेंट है ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये जो टिश्यू ने रिस्पायर किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो ये ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में किस किस फॉर्म में, 7% तो ये डिज़ोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा और 23% जो है ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा और 70% ये होगा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुआ वाटर के साथ
तो इसने बनाया H+ आयन। अब इस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, तो H+ आयन जो है वो अनलोडिंग कराएगा यहाँ ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ बनेगा HbH+O2। तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के पास चला जाएगा और अब ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अब जब ये ब्लड गया लंग्स के पास यानी कि एल्वेओलाई के पास, तो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से ऑक्सीजन मूव कर जाएगा ब्लड वेसल्स में। और अब यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर अनलोडिंग ऑफ H+ आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि जो HbH बना था वहाँ से H हट के बन जाएगा फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके अलावा जो बना था हमारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होगी और वहाँ पर फिर बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब ये फिर से पूरा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो चुका है और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। तो यहाँ पर दो टर्म है, बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से या फिर H+ आयन ज़्यादा होने की वजह से जो अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसको कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। उसके बाद है हेल्डेन्स इफेक्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होने की वजह से जो अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको कहते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये दो चीज़ों से रेगुलेट होता है, एक कीमो रिसेप्टर और दूसरा रेस्पिरेटरी सेंटर। कीमो रिसेप्टर जो है वो होता है मेड्यूला में एंड ब्लड वेसल्स में, एंड रेस्पिरेटरी सेंटर में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक। तो पहले हम देखें वो कीमो रिसेप्टर्स जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो कीमो रिसेप्टर जो कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ये लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H+ आयन इन तीनों को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर देखें तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। और उसके बाद है न्यूमोटैक्सिक, तो ये स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पायरेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स इन ब्रीदिंग। तो सबसे पहले है एज़मा। एज़मा क्या होता है, ये एलर्जी फ्रॉम डस्ट होता है। इसमें हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ख़राब होता है और इसमें जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हैं उनका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एम्फाइसेमा। ये एक्सेस स्मोकिंग की वजह से होता है। इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ख़राब हो जाता है, मेनली एल्वेलाई, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता और लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। तो इसमें है एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस एंड ब्लैक लंग डिजीज़। ब्लैक लंग डिजीज़ होता है एक्सपोजर टू कोल की वजह से। उसके बाद है सिलिकोसिस, तो ये होता है एक्सपोजर ऑफ सिलिका की वजह से। और नेक्स्ट है एस्बेस्टोसिस, ये होता है एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टॉस की वजह से। तो यहाँ पर हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेल साइकिल रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।